नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक से एक अध्याय जिसका शीर्षक है डायरी लिखने की कला। मोटे गत्ते की जिल्द वाली उस नोटबुक से तो आप सभी परिचित होंगे जिसके पन्नों पर साल के 365 दिनों की तिथियां क्रमानुसार लिखी जाती हैं और उस तिथि के साथ साथ थोड़ी सी जगह छोड़ी जाती है जिसमें हम अपनी निजी बातों को दर्ज कर सकते हैं, जैसे कि आने वाले किसी खास दिन के बारे में कार्य योजनाएं हम लिखकर छोड़ देते हैं ताकि डायरी उस तिथि के आने पर हमें हमारे संकल्प को याद दिला सके। इसी तरह हमें और भी बहुत सारे काम होते हैं, हमें बहुत सारे अनुभव भी होते हैं जिसे हम याद रखना चाहते हैं, लेकिन इतनी सारी चीज़ों को हम अपने मस्तिष्क में सुरक्षित नहीं रख सकते। ये एक असंभव कार्य है। समय के साथ साथ हम उन चीज़ों को भूलते जाते हैं। तो ऐसी चीज़ों को याद करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है डायरी। डायरी में उस तिथि विशेष के पन्नों पर हम दर्ज करते हैं। ऐसा करके हम अपने काम और अनुभव को लिखित शब्दों में सुरक्षित रख सकते हैं और यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि भविष्य में इन सब चीज़ों को हम नहीं भूलेंगे। सामान्यतः डायरी लेखन की चर्चा जब होती है तो उसका आशय डायरी के इसी दूसरे उपयोग से होता है। दिन भर आप जिन घटनाओं, गतिविधियों और विचारों से गुजरते रहे उन्हें डायरी के पृष्ठों पर शब्दबद्ध करना ही डायरी लेखन है। यह लेखन मूलतः अपने अपने उपयोग एवं उपभोग के लिए होता है। हालांकि यह भी सच है कि पिछले कुछ दशकों में ऐसा लेखन एक विधा के रूप में पाठक समाज के बीच खासा लोकप्रिय हो चला है। आपने एनी फ्रैंक का नाम तो सुना ही होगा, जिसने अपनी निजी डायरी लिखी। 1942 से 44 के दरमियान नाजी अत्याचार के बीच जब वो अज्ञातवास में रह रहे थे, उस समय उसने एक डायरी लिखी और उसकी मृत्यु के पश्चात उसके पिता ने उसे प्रकाशित करवाया, जो कि एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज बन गई। इसी प्रकार से चर्चा में आने वाली और भी बहुत सी डायरियां हैं, जैसे रामवृक्ष बेनीपुरी की पैरों में पंख बांधकर, राहुल सांकृत्यायन की रूस में 25 मास, सेठ गोविंद दास की सुदूर दक्षिण पूर्व, कर्नल सज्जन सिंह की लद्दाख यात्रा की डायरी, डॉक्टर रघुवंश की हरी घाटी इत्यादि पुस्तकें यात्रा डायरी ही हैं। 19वीं सदी के 5वें दशक में हिंदी के महान कवि और विचारक गजानन माधव मुक्तिबोध ने साहित्यिक की डायरी लिखकर साहित्यिक समस्याओं से संबंधित अपनी उधेड़ बुन को उपयोगी पाठ बनाने का अद्भुत प्रयोग किया था। समकालीन पत्र पत्रिकाओं में भी रचनाकारों की डायरी के अंश छपते रहते हैं, लेकिन इन सब बातों का मतलब यह नहीं कि डायरी सचमुच कहानी, उपन्यास, कविता या नाटक की तरह पाठकों के लिए लिखी जाने वाली कुछ खास तरह की रचनाओं का विधागत नाम है। डायरी उस अर्थ में साहित्यिक विधा नहीं है, भले ही वह किसी और साहित्यिक विधा की कृति को अपना रूप उधार दे दे। मसलन निबंध, कहानी या उपन्यास डायरी की शक्ल में लिखे जा सकते हैं, लेकिन वहाँ डायरी का रूप सिर्फ वो एक रूप ही रहेगा। अंतर वस्तु के लिहाज से उसे डायरी नहीं कहा जा सकता। तो फिर आप सोचेंगे, तो फिर डायरी सचमुच में है क्या? हम कह सकते हैं कि वह नितांत निजी स्तर पर घटित घटनाओं और तत्संबंधी बौद्धिक भावनाओं की प्रतिक्रिया का लेखा जोखा है। इन्हें हम किसी और के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए शब्दबद्ध करते हैं। ऐसा अवश्य हो सकता है कि किसी समय उनकी सामाजिक सांस्कृतिक उपयोगिता का कोई पहलू हमारे ऊपर उन्हें लिखने या प्रकाशित करने का दबाव बनाए। शुद्ध लेखन के स्तर पर देखें तो वह अपना ही अंतरंग साक्षात्कार है। हम अपने साथ संवाद स्थापित करते हैं। अपने साथ ही होने वाला एक संवाद है, एक ऐसा साक्षात्कार और संवाद जिसमें हम सभी वर्जनाओं से मुक्त होते हैं। जिन बातों को हम दुनिया में किसी और व्यक्ति के सामने नहीं कहना चाहते, उन्हें हम डायरी में शब्दबद्ध करके अपने आप को ही सुना डालते हैं। ऐसा करके सबसे पहले हम खुद को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं, दूसरे
अपने अंदर अनजाने इकट्ठा होते हैं, बाहर से मुक्त होते हैं और विस्मृति के अंधेरे में खोते अपने ही व्यक्तिगत पहलुओं को इस तरह रिकॉर्ड कर सकते हैं कि उन्हें कभी भी पीछे पलटकर छुआ जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि डायरी सिर्फ ऐसे ही निजी सत्यों को शब्दबद्ध करने का जरिया हो, जिनकी और रूप में अभिव्यक्ति वर्जित है या मना है। वह एक तरह का व्यक्तिगत दस्तावेज भी है, जिसमें अपने जीवन के खास क्षणों, किसी भी समय विशेष में मन के अंदर आने वाले विचारों को, यादगार और बहस मुहासिबों को हम दर्ज कर लेते हैं। अपनी कई तरह की स्मृतियों को हम कैमरे की मदद से रिकॉर्ड करते हैं, पर खुद अपना पाठ तैयार करते हैं और जो घटित हुआ उसको कहानी कहने का एक ऐसा तरीका है जो आने वाले दिनों में उन लम्हों को हम दोबारा से जी लेते हैं, दोबारा से जीने का हमें मौका देते हैं। आज की तेज रफ्तार भरी जिंदगी में सचमुच ये एक नायाब तरीका है। जिंदगी की तेज रफ्तार में इस बात की आशंका हमें हमेशा बनी रहती है कि हम उन वैचारिक उत्तेजनाओं को भूल न जाएं। डायरी हमें भूलने से बचाती है। यात्राओं के दौरान डायरी लिखना तो बहुत उपयोगी साबित होता है। एक लंबे सफर का वृतांत अगर सफर से लौट कर आने के बाद अगर हम लिखना चाहें तो उस पूरे अनुभव का 2/3 ही बचा बचा कर शब्दों में उतर पाएगा, क्योंकि हम बीच में भूल जाएंगे। लेकिन अगर अपने सफर के दरमियान हम रोजाना डायरी लिखते हैं तो अपने तजुर्बे को हम लगभग मुकम्मल तौर पर हासिल कर सकते हैं। डायरी लिखना अपने साथ एक अच्छी दोस्ती कायम करने का बेहतरीन तरीका है। अगर आप भी खुद से अच्छी दोस्ती गांठना चाहते हैं तो इन खास खास बातों को ध्यान में रखें और डायरी लिखने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है उन चीज़ों को ध्यान रखें। डायरी या तो किसी नोटबुक में या किसी पुराने साल की डायरी में लिखी जानी चाहिए। पुराने साल की अगर डायरी में आप लिख रहे हैं और उसमें तिथियां डली हुई हैं तो उन तिथियों को हटाकर आप नए सिरे से अपने हिसाब से उन तिथियों को डाल सकते हैं। अगर हम बिना तिथि लिखी हुई डायरी लेते हैं तो ये बेहतरीन तरीका है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम एक दिन में हमारे साथ बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। हम उन चीज़ों को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, शब्दबद्ध तरीके से उन्हें रिकॉर्ड करना चाहते हैं और हमें लिखने के लिए मान लो हमें 4-5 पन्ने चाहिए, तो हमारे पास तो क्या है, एक पन्ने की सीमित तिथि है, उसमें वो सारी चीज़ें नहीं आ पाएंगी। और दूसरे दिन क्या हुआ, हमारे पास लिखने के लिए कुछ भी बात नहीं है, तो वो पूरा पेज खाली रह जाएगा। तो इसीलिए हम तिथि अपने अनुसार लिखें, हमारा जितना मन हो हम उतना ही उसमें शब्दबद्ध तरीके से उन घटनाओं को लिखते जाएं। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, लेखन करते हुए आप स्वयं तय करें कि आप क्या सोचते हैं, आप अपने आप को क्या बताना चाहते हैं। यह तय करते हुए आपको यथासंभव सभी तरह के बाहरी दबाव से सबसे पहले मुक्त होना चाहिए। आप दिन भर की घटनाओं, मुलाकातों, ख्यालातों इत्यादि में आप कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें आप दर्ज करना चाहते हैं, किन चीज़ों को आप भविष्य में याद करना चाहते हैं, ये सब चीज़ें सोच विचार कर लेने के बाद ही उन्हें शब्दबद्ध करने की ओर आगे बढ़ें। डायरी बिल्कुल निजी वस्तु है और यह मानकर उसे नहीं लिखा जाना चाहिए कि हम उसे किसी और से पढ़वाएंगे। अगर आप किसी और को पढ़वाने की बात सोचते हैं और डायरी लिखते हैं तो उसकी लेखन शैली और विषय वस्तु के चयन में पूरी तरह से अपनापन नहीं आ पाएगा। इसीलिए यह मानते हुए डायरी लिखें कि उसका पाठक आपके अलावा कोई और नहीं होगा। इसके लिए यह बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि डायरी परिष्कृत और मानक भाषा में लिखी जाए, क्योंकि ऐसा जब हम सोचेंगे तो हमें कई तरह के समझौते करने पड़ेंगे, कई तरह के समझौतों के लिए अपने आप को बाध्य करना पड़ेगा। डायरी लेखन में समझौते परस्ती के लिए तो कोई स्थान ही नहीं है। डायरी का डायरीपन इसी में है कि आप जो कुछ दर्ज करना चाहते हैं, जिस तरीके से दर्ज करना चाहते हैं, करें। इस सिलसिले में भाषाई शुद्धता कितनी बरकरार रहती है और शैली सौंदर्य कितना सद पाता है, इस बात की चिंता आप कतई न करें। आपके अंदर के स्वाभाविक वेग से शैली जो रूप धारण करती है वही डायरी की उचित शैली है। आखिरी पर बहुत अहम बात ये कि डायरी नितांत निजी स्तर की घटनाओं और भावनाओं का लेखा जोखा होने के साथ साथ आपका आईना भी है। आप जो लिख रहे हैं उनसे आपका व्यक्तित्व झलकता है,
आप अपने जिन अनुभवों को वहां दर्ज करते हैं उसमें आपकी नज़र से देखा परखा गया समकालीन इतिहास किसी न किसी मात्रा में मौजूद रहता है। डायरी लिखते हुए अगर आपके जहन में ये बात रहे तो अपने काम के महत्व को लेकर अधिक आश्वस्त हो सकते हैं। तो आइए इन बातों को मद्देनजर रखते हुए हम अपने रोज के कामों के बीच थोड़ा सा समय निकालकर, कुछ फुर्सत के पल निकालकर डायरी लिखने के लिए यानी खुद को अपना हालचाल बताने के लिए सुरक्षित करें। यहीं पर हमारा अध्याय समाप्त होता है। मैंने यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण बिंदु समझाने का प्रयास किया है। आशा है आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना होगा, समझा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना मत भूलिए और अपने बहुमूल्य सुझाव कमेंट बॉक्स में डालिए। मिलते हैं एक और नए अध्याय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।